Hello everyone, welcome to Magnet Brains. I'm Vanya Naren, UIGKO, that's International GK Olympiad Educationist for grade 9th. As you can see over here, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज एक्चुअली हम शॉर्टी नोट सीरीज में डिस्कशन करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का। और एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये जियोपॉलिटिकल टॉपिक है। ठीक है, कोई भी टॉपिक जब जियोपॉलिटिकल होता है तो कई बार उसकी अहमियत जो है वो अपने आप बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि इसमें बहुत सारे डायमेंशंस आ जाते हैं। इकोनॉमी आ जाती है, ज्योग्राफी ऑब्वियसली आई जाती है, पॉलिटिक्स उसमें आ जाती है, इंटरनेशनल रिलेशंस का बहुत बड़ा टॉपिक रहता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वेज। और दूसरी बात जब हम करते हैं तो शॉर्टी नोट सीरीज में आप ये जानते हैं कि जब कोई टॉपिक लिया जाता है, अगेन आई वांट टू मेक इट वेरी श्योर एंड आई वांट टू मेक इट वेरी क्लियर कि कई बार होता है कि स्टूडेंट्स को लगता है कि शॉर्टी नोट सीरीज में जो हम टॉपिक करते हैं वो एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं, है ना, वो ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि हम कोर्स या सिलेबस से अलग हटके कर रहे हैं। तो आई वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड वन थिंग कि जब हम एक तो बात कर रहे हैं कि सब्जेक्ट की, वी आर डीलिंग विद अ सब्जेक्ट नोन एज जनरल नॉलेज, है ना। IGKO मीन्स व्हाट, वी आर डीलिंग विद जीके। जीके में आपको मालूम है कि कोई भी चीज़, जैसे आपको हर सब्जेक्ट में एक सिलेबस डिवाइड होता है आपका कि भाई मैथ्स में इतने यूनिट करने हैं, साइंस में इतने यूनिट करने हैं, हिस्ट्री में इतना पढ़ना है, ज्योग्राफी में इतने चैप्टर्स करने हैं। ये चीज़ें जो हैं वो जीके में नहीं होती, है ना। जीके में एवरीथिंग पॉसिबली अंडर द सन एंड इवन अबव द सन, विच मीन्स पूरा यूनिवर्स, जो हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी की है ना, मतलब आपको ये मालूम है कि दुनिया में, पृथ्वी पे या पृथ्वी के बाहर भी जो दुनिया है, जो कुछ भी एग्जिस्ट करता है वो सब कुछ आपके जीके का हिस्सा हो सकता है। सो ऑल द टॉपिक्स दैट वी आर कवरिंग हियर इज वेरी मच द पार्ट ऑफ योर सिलेबस। ठीक है, तो आप उसको इसी तरह से समझिए। और दूसरी बात, हम क्या करते हैं शॉर्टी नोट सीरीज के तहत, हम दो चीज़ें करते हैं। या तो हम स्टैटिक जीके का कोई टॉपिक उठाते हैं, ऑफकोर्स पीपल हु आर न्यू टू द चैनल आई एम टेलिंग देम कि या तो हम स्टैटिक जीके का कोई टॉपिक उठाते हैं और हम उसको पूरी फुल लेंथ डिस्कशन करते हैं, या फिर नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम कंटेम्प्रेरी या कंटेम्प्रेरी के अलावा अगर हम कहें कंटेक्चुअल करंट अफेयर्स का टॉपिक लेते हैं। हाल में कोई ऐसी घटना, कोई ऐसी चीज़ हुई है जिसके ऊपर हमने बात शुरू की है और फिर हम उसका ओवरऑल, जिसको आप कहते हैं कि एक अंडरस्टैंडिंग के लिए हम बाकी उसको हर तरह से समझने की कोशिश करते हैं, राइट। सो दिस इज आवर स्ट्रैटेजी व्हेन वी टॉक अबाउट शॉर्टी नोट सीरीज। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसके तहत बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसा आपको मालूम है कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहां आपको मिलती है 100% क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको कोई भी सब्सक्रिप्शन, कोई भी पैकेज, कुछ भी परचेज नहीं करना होता। हम हर चीज़ की जो पढ़ाई है वो फुल ऑन करते हैं। और कैसे करते हैं कि उसमें कोई शॉर्टकट हम लेके नहीं चलते, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, हम डिस्कशन करने वाले हैं इंडो पैसिफिक रीजन, इंडिया इन द इंडो पैसिफिक रीजन। इसके ऊपर हमने और भी चीज़ें डिस्कस की हैं। इसके ऊपर जो मैंने आपको पहले बताया था, तो हमने इस पर बहुत पहले जब मैंने आपको एक बार पढ़ाया था तो मैंने आपको इंपॉर्टेंस जो है वो IOR की भी हमने बहुत ज़्यादा डिस्कशन किया है। इसके ऊपर काफ़ी सारे करंट अफेयर्स में भी हमने इसके ऊपर काफ़ी चर्चा की है, क्योंकि अभी IOR हमारा जो इंडियन ओशन रीजन है वो हमारे लिए बहुत अहमियत रख रहा है। ठीक है, हमने जब क्वाड के ऊपर पढ़ा था, जो कि क्वाड एक तरह का आप कह सकते हैं, एक तरह की मल्टीलैटरल आप ट्रीटी या एक आप कह सकते हैं अलायंस है, जो कि हमारे बीच में हुआ है। US, इंडिया, जापान उसमें इंक्लूडेड है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया उसमें इंक्लूडेड है। तो क्वाड मतलब क्वाड्रिलैटरल आप कह सकते हैं एक अलायंस हुआ है, जो कि फोकस कहाँ पे कर रहा है, इंडो पैसिफिक पे। उसी तरह से एक फ्रांस के साथ हमारा अलायंस हुआ है, वो भी फोकस कर रहा है इंडो पैसिफिक पे। अब आप ये समझिए कि जब ये इंडो पैसिफिक पे बात हो रही है तो US बहुत दूर बैठा है आपके हिसाब से, है ना, दिमाग में आपके जो आ रहा है कि US तो बहुत दूर बैठा है। चलो जापान जो है वो पैसिफिक की बात करें समझ में आता है, इंडिया की बात करें समझ में आता है, ओरिएंटल कंट्री है, राइट। आपके दिमाग में क्या चीज़ आती है सबसे पहले कि भाई ऑस्ट्रेलिया बात करें समझ में आता है कि उसी रीजन में आता है, ठीक है। हम बात करें समझ में आता है अमेरिका बहुत दूर है। अमेरिका हमें बहुत दूर इसलिए लग रहा है क्योंकि हमारे दिमाग में हमने एक जो बना के रखा हुआ है वो कैसे है कि इंडिया इस तरफ है और हमारे वेस्ट साइड पे अमेरिका जाता है, राइट। लेकिन हम ये बात भूल जाते हैं कि जब हम अमेरिका की बात करते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो ये पूरा रीजन जो है, ये कौन सा रीजन है, ये इंडियन ओशन का रीजन है, ये पैसिफिक का रीजन है, राइट। तो अमेरिका यहीं पर है, राइट। तो इस वजह से जब हम इंडो पैसिफिक की बात करते हैं तो यहाँ से अगर आप देखते हैं, ग्लोब है ना, गोल है दुनिया, तो हमारे दिमाग में हमने बना के कैसे रखी हुई है कि वो हमारे वेस्ट में है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप ये जो नक्शा है, इसी वजह से मैंने यहाँ पे ये नक्शा इस तरह का लगाया है कि आपको ये समझ में आ रहा है कि ये जो है ये पूरा यहाँ पे जुड़ा हुआ है। मतलब यहाँ पे अगर हम इंडिया की बात करते हैं
ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, जापान की बात करते हैं, अमेरिका की बात करते हैं, तो ये किसका हिस्सा बन रहे हैं, क्वाड का। ठीक है, इसमें डिस्कशन हो रहा है। फ्रांस ऑब्वियसली क्यों करना चाह रहा है, क्योंकि फ्रांस भी अमेरिका की तरह किसको कंटेन करने की कोशिश कर रहा है, चाइना को कंटेन करने की कोशिश कर रहा है इंडो रीजन में, पैसिफिक रीजन में। ठीक है, कि उसकी हेजमनी जो है ना बढ़ जाए। ठीक है, तो ये हमारी अभी बातें हैं जिस पे हम आगे डिस्कशन करने वाले हैं। नाउ एक और बात मैं आपको बता दूं, इसमें आगे हम स्लॉक के बारे में पढ़ेंगे, तब मैं आपको डिस्कशन में बताऊंगी। अभी फिलहाल हम अपनी न्यूज़ पढ़ लेते हैं कि हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट अभी जो बात हम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। अब देखिए, सबसे पहले जो हमने बात की कि इंडो पैसिफिक रीजन, आप ये जैसे समझ पा रहे हैं, इसको अपन देखते हैं व्हाई इन न्यूज़ में क्यों है ये। सबसे पहली बात तो यह है कि हमारे इंडियन एक्सटर्नल मिनिस्टर जो है जयशंकर जी, जैसे आप जानते हैं, उन्होंने एक डिलीवर किया है लेक्चर। कहाँ पे किया है उनने, इंडियाज विजन ऑफ द इंडो पैसिफिक। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उन्होंने एक बैंकॉक की काफ़ी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी में, जिसका नाम है, नाम याद करने वाला, चुलालंकॉन। ठीक है, चुलालंकॉन यूनिवर्सिटी में उन्होंने ये जो क्या बोलते हैं आपका लेक्चर जो है उन्होंने डिलीवर किया है। बैंकॉक की बहुत प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है और इसको बहुत ज़्यादा प्रसारित किया गया है और काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर चर्चा हुई है। ठीक है, और इसके ऊपर बात इसलिए भी हुई है क्योंकि जब आप बात करते हैं हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर की, जो कि जयशंकर जी हैं, तो उनके आपने देखे होंगे कि बहुत उनके वीडियोज़ भी वायरल हो रहे हैं, जिसपे आपने देखा होगा कि एक उनका वीडियो वायरल हुआ है जिसपे उन्होंने बताया कि हमारा जो वैक्सीनेशन है, किस तरह से हमें जो इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स आ रहे हैं, वो इनफैक्ट यूएस गए थे तो उनके बेटे के पास भी जो था वो हार्ड कॉपी थी और सॉफ्ट कॉपी नहीं थी। सो ही वाज ट्राइंग टू ही इज ट्राइंग टू प्रमोट इंडिया ऑन अ वेरी लार्ज स्केल, ऑन द वर्ल्ड स्केल। एक तरह से कि हम जिस तरह से कर रहे हैं चीज़ें, वी आर फार मोर अहेड ऑफ आवर टाइम्स देन इवन द वेस्टर्न कंट्रीज, राइट। तो हम अपने आप को अपग्रेड करने की बात कर रहे हैं। ही इज द मैन हु टैकल द क्वेश्चन वेरी वेरी प्रॉम्प्टली, जब उन्हें एक तरह से घेरे में लिया गया था और उनसे पूछा गया कि एक तरह से इंडिया जो है वो क्या कर रहा है, रशिया और यूक्रेन की वॉर में रशिया का सपोर्ट कर रहा है, समर्थन कर रहा है, क्योंकि हम उनसे ऑयल ले रहे हैं। एंड ही वाज वेरी क्विक विटेड इन आंसरिंग। यूरोपियन जर्नलिस्ट थे और उनको बोलने से कि यार ये सिर्फ हम उनसे अगर ऑयल ले रहे हैं तो हम वॉर को एक तरह से सपोर्ट कर रहे हैं या वी आर फंडिंग द वॉर, बट इफ यूरोप इज टेकिंग द गैस फ्रॉम रशिया देन दे आर नॉट फंडिंग द वॉर, राइट। ये उन्होंने काउंटर किया था। इस पे उन्होंने एक अमेरिका पे भी बात की थी, जब सैंक्शन लगाने की बात हुई थी उस पे उन्होंने काउंटर किया। एंड ही सेड कि अमेरिका, अगर इतनी प्रॉब्लम है अमेरिका को हमारे ऑयल लेने से, कहाँ से, रशिया से ऑयल लेने से, और कि वो हम पे सैंक्शन की या कास्टा की या कैट्सा की हम पे धमकी दे रहा है हमें कि वो कैट्सा के तहत हम पे सैंक्शन दायर कर देगा, तो व्हाई इजंट अमेरिका जस्ट ओपनिंग अप द मार्केट ऑफ वेनेजुएला का मार्केट खोल दे या ईरान का मार्केट खोल दे हमारे लिए। अगर वो ये भी नहीं कर रहा है तो ऑब्वियसली वी हैव टू लुक आउट फॉर आवर पॉपुलेशन, और हमें जो बेहतर लगेगा हम वो करेंगे, जो हमें अपने नेशन के इंटरेस्ट में लगेगा। तो उनके बहुत सारे बयान जो हैं वो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे हैं। इस वजह से मैं आपको बता रही हूँ दैट ही इज़ द मैन हु सर्व्ड, ही इज़ द फर्स्ट फॉरेन एक्सटर्नल सेक्रेटरी की अगर हम बात करते हैं तो पहले हैं जिन्होंने क्या किया है, जिनके पास एक्चुअली इन्होंने सर्व किया है एज अ डिप्लोमेट इन वेरियस कंट्रीज, लाइक ही हैज हिमसेल्फ सर्व्ड एज अ फॉरेन सर्विसेज में। ठीक है, फॉरेन सर्विसेज में इन्होंने एज अ डिप्लोमेट सर्व किया हुआ है। तो इनके कोई भी बयान जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये भी जो है ये काफ़ी जब हुआ तो काफ़ी चर्चा में रहा है। अगर आप इनफैक्ट न्यूज़ स्निपेट्स देखते हैं तो आपको पता होगा, या इनफैक्ट अगर आप फेसबुक वगैरह पे भी देखते हैं वीडियोस वगैरह, अगर आपको इंटरेस्ट है जियोपॉलिटिकल वीडियोस में, तो भी आपने देखा होगा कि न्यूज़ काफ़ी खासी चर्चा में रही थी। ठीक है, उन्होंने इसमें जो बात की, उन्होंने बात की थी कि इंडिया का क्या विजन है ऑफ इंडो पैसिफिक। ठीक है, अब इसमें एक बात बता देते हैं उन्होंने क्या बोला। उन्होंने बोला, पहले तो क्वाड की बात हुई जो मैं आपको समझा चुकी हूँ। ठीक है, क्वाड में जब उन्होंने बात की तो उसमें क्या था, यूएस, इंडिया, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया, वो हम डिस्कशन कर चुके हैं कि सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट, इसको उन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट प्रूलीलैटरल प्लेटफॉर्म है। प्रूलीलैटरल मतलब क्या होता है, जब हम व्हेन वी टॉक अबाउट बायलैटरल मतलब दो कंट्रीज के बीच में, मल्टीलैटरल मतलब दो से ज़्यादा कंट्रीज के बीच में, और प्लूरीलैटरल का भी मतलब वैसे ही होता है। ठीक है, प्लेटफॉर्म है जो एड्रेस करता है कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस को और अपॉर्चुनिटीज़ को जो कि इंडो पैसिफिक रीजन में शामिल है। ठीक है, अब इसमें इन्होंने ये भी कहा बहुत स्पेसिफिकली कि इंडिया का अगर आप बात करते हैं तो हम 3-4 चीज़ों पर बात कर सकते हैं। पहले हम इकोनॉमिक जोन्स की बात करते हैं,
रहे हैं हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक जोन्स के की वजह से। उस पर एक तरह से आप कह सकते हैं कि उसका इंडिपेंडेंट रहना या अनडिस्प्यूटेड रहना। दूसरी बात आप कह सकते हैं दैट इंडिया, उन्होंने कहा कि वी आर नॉट इन फेवर ऑफ एनी वन कंट्री इस्टेब्लिशिंग हेजमनी। हम किसी एक कंट्री की हेजमनी इस्टेब्लिश हो इंडो पैसिफिक रीजन में, हम ये नहीं चाहते। हम उसकी न्यूट्रलिटी बनाए रखना चाहते हैं, ठीक है, हम उसको सेफ रखना चाहते हैं। वी वॉन्ट इट टू बी क्लियर ऑफ एनी डिस्प्यूट। हम नहीं चाहते कि किसी भी तरह का कोई डिस्प्यूट अराइज हो वहाँ पे। हम उसको ट्रेड के लिए फेयर रखना चाहते हैं फॉर ऑल द कंट्रीज। हम उसको क्या करना चाहते हैं, हम उसको बेटरमेंट ऑफ द रीजन के लिए प्रमोट करना चाहते हैं, ठीक है, और हम सिक्योरिटी और सॉवरेनिटी जो है वो मेंटेन करना चाहते हैं वाया इंडो पैसिफिक रीजन की पूरे के पूरे, ठीक है। तो मतलब उसमें बेसिकली बहुत सारी चीजें हमने उसमें बोली हैं जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। अब इंडो पैसिफिक रीजन हमारा जो मेन फोकस है, उन्होंने एक और चीज कहा कि एशियन कंट्रीज के साथ हमारा, जब आपको मालूम है कि वी आर फोकसिंग, हमारी इंडिया की अगर पॉलिसी की बात करते हैं आप, तो अभी इंडिया की पॉलिसी बहुत क्लियर चल रही है दैट वी आर एक्ट ईस्ट एंड लुक वेस्ट पॉलिसी हमारी चल रही है, ठीक है। लुक वेस्ट एक्ट ईस्ट वाली पॉलिसी पे हम वर्क कर रहे हैं। मतलब अभी इंडिया अपने आप में, अगर आपने सुना होगा जो हमारे जितने भी हमारी प्रोग्राम्स आ रहे हैं, जितने भी हमारी चीज़ें हम डेवलप कर रहे हैं, तो उसमें हम कंट्री पे भी, अपनी कंट्री में भी हमारा फोकस नॉर्थ ईस्ट रीजन पे बहुत ज़्यादा है अपने, ठीक है। हम अपने नॉर्थ ईस्ट को बहुत मजबूत करने की बात कर रहे हैं, उसको इनकॉर्पोरेट करने की बात कर रहे हैं मेन स्ट्रीम में अच्छे से, हर तरह से, ताकि ऑब्वियसली हम क्या चाह रहे हैं कि चाइना का इन्फ्लुएंस हम किसी तरह से कम कर सकें। और उसके अलावा हमारी जो ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं उन पर भी हम किसी तरह से क्या चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि हमारा इक्वेशन उनके साथ बेटर हो, या हम उनको बेटर वे में हम इनकॉर्पोरेट कर सकें और हमारे संबंध हमारे ईस्टर्न नेबर्स के साथ ज़्यादा अच्छे हों। जिसके तहत अगर आप देखें तो हम बहुत सारी संधियां या बहुत सारी चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब हम ट्रांस बॉर्डर रेलवेज़ की बात कर रहे हैं, हम ट्रांस बॉर्डर रोड्स की बात कर रहे हैं, जो कि हम किनसे कर रहे हैं, जो हमारे इमीडिएट नेबर्स हैं उनके साथ, राइट। लेकिन जो हमारे थोड़े से डिस्टेंट नेबर्स हैं, जैसे आप बात कर लीजिए, उसमें आप इंडोनेशिया की बात कर लीजिए, जापान की बात कर लीजिए। आपको मालूम है जापान के साथ भी चीज़ें बहुत अलग हो रही थी। जब शिंजो एबे जब आए थे 2007 में, उन्होंने इंडियन पार्लियामेंट को, मतलब जब उन्होंने, शिंजो एबे ने सबसे पहले जब ये बात करना चालू की थी, तो उन्होंने इंडियन पार्लियामेंट को जब एड्रेस किया था, जो कि आपको मालूम है एक जो सबसे ज़्यादा लंबे सर्विंग प्रेसिडेंट थे जापान के, उनके बाद उनकी हत्या कर दी गई। अभी रिसेंटली इसी साल में उनकी हत्या हुई है। तो उनका बहुत बड़ा योगदान इस बात पे रहा कि उन्होंने एक तरह से इस चीज़ को ओपन किया। पहले जापान, अभी सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हिरोशिमा और नागासाकी पे बॉम्बिंग हुई, उसके बाद एक तरह से आप कह सकते हैं कि बिल्कुल कट गया था। वो किसी भी कंट्री के मामले में नहीं पड़ता था और किसी भी वॉर वाज नॉट द सोल्यूशन, बिल्कुल ही एकदम जेन मोड में चला गया था जापान, ठीक है। अब जाके उनको थोड़ा सा वो चीज़ें अलग हुई और उन्होंने किसकी बात की है, उन्होंने कलेक्टिविज्म की बात की थी, ठीक है। उन्होंने ये बात की थी कि एक तरह से आपको साथ लाने की सबको बात की थी, है ना। और उन्होंने न्यूट्रलिटी की बात की थी, किसकी, कि सेम इंडो पैसिफिक रीजन में न्यूट्रल रखा जाए। तो इंडिया का अगर आप फोकस देखते हैं तो हमें एशियन कंट्री की तरफ हमारा बहुत ज़्यादा फोकस है, या एशियन जो कंट्रीज़ हैं उन पे हम बहुत ज़्यादा उनके साथ अभी हमारे जो रिलेशन है हम उसको टाइप्स को स्ट्रॉन्ग करने में लगे हुए हैं। अब कई बार होता है कि पूछा जाता है कि एशियन में इंडिया, सार्क में, जैसे सार्क में आपको मालूम है कि साउथ ईस्ट, जब हम सार्क की बात करते हैं तो ये होता है, सार्क की जब बात करते हैं तो इंडिया सार्क का मेंबर है, एशियन का मेंबर नहीं है ना। तो इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन आता है कि हम एशियन के मेंबर क्यों नहीं हैं, क्योंकि एशियन जोग्राफिकली, हम उस जोग्राफिकल डायमेंशन के बाहर आते हैं, इसलिए हम एशियन के मेंबर नहीं हैं। लेकिन एशियन के साथ हम अपना रिलेशन हमेशा इस्टेब्लिश करके रखना चाहते हैं। एशियन कंट्रीज कौन सी हैं, देखो यहाँ पे ये समझ जाओगे तो एशियन कंट्रीज भी समझ में आ जाएंगी। एशियन, ठीक है, साउथ ईस्ट, आपको साउथ ईस्ट एशियन की बात हो रही है, ठीक है, एशियन कंट्रीज की बात हो रही है ये। अब इसमें एक नाम आ जाता है आपका लाओस का नाम आ जाता है, इसमें वियतनाम का नाम आ जाता है, इसमें फिलीपींस का नाम आ जाता है, ठीक है, इसमें फिलीपींस का नाम आ जाता है, इसमें इंडोनेशिया का नाम आ जाता है, इसमें ब्रूनाई का नाम आ जाता है, इसमें कंबोडिया का नाम आ जाता है, ठीक है। बहुत सारे नाम जो है इसमें आ जाते हैं। तो आपको भी समझने की क्या ज़रूरत है, आपको एक चीज़ समझने की ज़रूरत है, एशियन में जापान का नाम आ जाता है,
ठीक है, मतलब बेसिकली आप ये समझ लीजिए कि इसमें जितनी ये कंट्रीज आप देख रहे हैं इंडो पैसिफिक रीजन में, ये इंडियन ओशन है, ठीक है, ये इंडियन ओशन है, ये पैसिफिक रीजन है, ये पैसिफिक ओशन है, ठीक है। अब आप ये समझ लीजिए कि जितनी कंट्रीज हैं ये पूरी कंट्रीज इंडो पैसिफिक रीजन में आ रही हैं, और एशियन कंट्रीज जो हैं इनके साथ भी हमारा क्या है, इनके साथ हम अपने रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करने में या स्ट्रॉन्ग करने में लगे हुए हैं, ठीक है। अब इस पे इन्होंने जो बात की है, नेक्स्ट न्यूज़ जब हम समझ लेते हैं इंडो पैसिफिक रीजन की, तो इंडो पैसिफिक रीजन में वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलस एंड इकोनॉमिकली एक्टिव रीजन ऑफ द वर्ल्ड विच इंक्लूड 4 कॉन्टिनेंट्स। अब आप एक और चीज़ समझिए कि जब हम इंडो पैसिफिक रीजन की बात करते हैं तो इस रीजन में सबसे ज़्यादा वन ऑफ द बिजिएस्ट, अगर आप मानते हैं तो हब के तौर पर यह जाना जाता है। मतलब किस तरह से, अगर हम इसको बात कर लेते हैं तो ज़्यादा पॉपुलस है और इकोनॉमिकली सबसे ज़्यादा एक्टिव माना जाता है, क्योंकि ये रीजन जो है 4 कॉन्टिनेंट्स, आपको मालूम है 7 कॉन्टिनेंट्स होते हैं, उसमें से 4 कॉन्टिनेंट्स जो हैं वो इस रीजन के आसपास पड़ते हैं। मतलब एशिया ऑफ कोर्स वन ऑफ द बिगेस्ट, वन ऑफ द नहीं, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, आप जानते हैं एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, ठीक है, आपको ये मालूम है। और 2 ग्रेट ओशंस जो है इसमें पड़ते हैं, जो कि इंडियन ओशन एंड पैसिफिक। तो आप ये समझ सकते हैं कि जब ये ओशंस यहाँ पड़ते हैं तो आपको एक चीज़ का आइडिया हो जाता है कि कितना ज़्यादा वाइटल होगा और कितना ज़्यादा डायनेमिक होगा इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी। अगर आप ये बात समझते हैं तो 60% अगर आप बात करते हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन की तो वो यहाँ पे रहती है, ठीक है। और 2/3 ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमिक आउटपुट जो है वो इस रीजन से होता है, ग्लोबल इकोनॉमिक सेंटर के तौर पे इसको जाना जाता है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप कुछ एक फेमस स्ट्रेट्स की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा बिजी स्ट्रेट्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। नाउ स्ट्रेट्स क्या होते हैं, एक आप कह सकते हैं 2 बड़े जो वाटर बॉडीज होती हैं उनके बीच का जो कनेक्टिंग होता है उसको हम स्ट्रेट बोलते हैं, ठीक है। जैसे आपको मालूम है कि इंडिया और श्रीलंका किससे कनेक्ट होता है, पाल्क स्ट्रेट से होता है, ठीक है। तो वैसे ही अगर आप देखेंगे तो नाम क्या है स्ट्रेट के, एक तो पाल्क स्ट्रेट हो गया, ठीक है, एक ओसोमू एंड सोया हो गया, ठीक है, जो कि नॉर्थ ईस्ट एशिया में आता है, ठीक है। एक हम बात कर लेंगे, एक इम्पॉर्टेंट था मकसर का स्ट्रेट होता है, यहाँ लिख दे रही हूँ मैं, मकसर का स्ट्रेट है। एक आप स्ट्रेट ऑफ मलक्का बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लोम्बाक एंड मकसर कहते हैं इसको, लोम्बाक एंड मकसर, ठीक है। दीज आर वेरी फेमस स्ट्रेट, ये अलग अलग रीजन में है ये स्ट्रेट, ये बहुत फेमस स्ट्रेट कहलाते हैं जिसके थ्रू मेजर जो अगर आप इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो होती हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं, लोम्बाक एंड मकसर है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का है, पाल्क स्ट्रेट है, ओसामू एंड सोया है, और भी काफ़ी सारे हैं, लेकिन ये मेजर आप मान लीजिए, है ना। ये नॉर्थ ईस्ट एशिया में है, वो जो है वो साउथ ईस्ट एशिया में है, और इसमें सॉरी और इसमें आपको एक और चीज़ पता चलती है, इनको क्या बोला जाता है, बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक वायबिलिटी इनको बहुत इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट्स भी बोला जाता है, ठीक है। स्ट्रेट्स को आप क्या बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट्स भी बोलते हैं इनको। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि सबसे ज़्यादा जो है वो इसी में होता है। वैसे ही अगर आप एक बात कर लेंगे, एक साउथ चाइना सी जो है उसमें अगर आप बात करते हैं तो साउथ चाइना सी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें ये होता है कि वहाँ पे शिपिंग अगर आप बात करते हैं तो वो एक तरह से पूरी जो कंट्रीज़ हैं, मतलब 3 जो बेसिक कंट्रीज़ हैं उनको कनेक्ट करता है। मैं यहाँ लिख दूँ, ये पढ़ लिया आप लोगों ने, ओसुमू एंड सोया नॉर्थ ईस्ट एशिया में है, पाल्क स्ट्रेट आपको मालूम है इंडिया एंड श्रीलंका है, बाकी 2 जो हैं लोम्बाक एंड मकसर एंड स्ट्रेट ऑफ मलक्का, ठीक है। अब इसमें एक और चीज़ आ जाती है बीच में, एक चीज़ आ जाती है साउथ चाइना सी की, ठीक है, वो भी हम समझते हैं। साउथ चाइना सी ये अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग भी है, बहुत बड़ा टॉपिक भी हो सकता है, इसके ऊपर एक पूरा अलग शॉर्टी नोट सीरीज भी कर सकते हैं हम, ठीक है। अब इसको अगर आप बात करते हैं साउथ चाइना सी को, ये कनेक्ट करता है किसको, ये कनेक्ट करता है नॉर्थ ईस्ट एशिया को, ठीक है, पूरे नॉर्थ ईस्ट एशिया को और साउथ एशिया को कनेक्ट करता है ये, ठीक है। एक तरह से आप ये समझ लीजिए, बीच में एक तरह से आप कह सकते हैं कनेक्टिंग लाइन है ये, ठीक है। और नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट को तो करता ही है, और इसको ये बाकी किससे कनेक्ट करता है, बाकी ये कनेक्ट करता है मिडिल ईस्ट से, ठीक है। तो साउथ चाइना सी जो है इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत बढ़ जाती है, ठीक है। और अब इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर चल रहा है बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट। इसके ऊपर क्या डिस्प्यूट चल रहा है, एक तरफ से चाइना के ऊपर क्या हो रहा है, एक तरफ से आपको मालूम है कि येलो सी है, एक तरफ से ईस्ट चाइना सी है, ठीक है। अब इसको ऐसे ये समझना है तो यहाँ से समझो, यहाँ से समझो, ठीक है, यहाँ पे समझ में आएगा ये। देखो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो ये समझ लो, ये है अपना
साउथ चाइना सी है ये, ठीक है। और यहाँ पे आप समझ लो ऊपर की तरफ है यहाँ पे ईस्ट चाइना सी, ठीक है, ईस्ट चाइना सी। अब ये क्या हो रहा है, ईस्ट चाइना सी, ठीक है, ये साउथ चाइना सी या ईस्ट चाइना सी। अब ये क्या होता है, ये यहाँ से जैसे ये लाइन गई, ऐसी ऐसी लाइन मान लो उसको, ठीक है, ये गई, ये मलेशिया से यहाँ से होते हुए, ये इंडिया से ऐसे कटते हुए, ये यहाँ से जाते हुए ये ऐसे ऐसे जाएगी, ठीक है, ये तकरीबन ऐसे जा रही है ये लाइन। तो ये क्या हो गया, ये स्लॉक्स है। स्लॉक्स मतलब क्या होते हैं, स्लॉक्स हम अभी आगे पढ़ेंगे, ठीक है, ये स्लॉक मान लो आप। ये यहाँ पे क्या हो रहा है, ये साउथ चाइना सी है, ये ईस्ट चाइना सी है, यहाँ पे जापान है, ठीक है, यहाँ पे जापान है, ये साउथ कोरिया, यहाँ पे नॉर्थ कोरिया है, ठीक है, और ये नीचे मलेशिया से घूमते हुए इंडिया से क्रॉस करते हुए यहाँ पे गई है, कहाँ पे, रेड सी में, और कहाँ पे गई है, ये देखिए, ये जो ऊपर का आपको दिख रहा है गल्फ ऑफ ओमान, गल्फ ऑफ ओमान और रेड सी, ठीक है, गल्फ ऑफ ओमान और रेड सी के आसपास ये गई है। तो ये जो पूरी आपको लाइन दिख रही है यहाँ से यहाँ तक जिसको हम बोल रहे हैं, ये पूरी की पूरी स्लॉक लाइंस हैं, ठीक है। और ज़्यादातर स्लॉक लाइंस किस लिए काम आती हैं वो अपन आगे पढ़ेंगे। जितना बिजनेस होता है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती हैं। अब इसमें डिस्प्यूट ये हो रहा है कि येलो सी जो है, येलो सी और ये जो ईस्ट चाइना सी है, ये एक तरह से आपको मालूम है कि क्या कर रहा है, चाइना का क्या हो रहा है, चाइना अपनी हेजमनी, मैरीटाइम हेजमनी जो है यहाँ पे एस्टैब्लिश करना चाहता है, ठीक है। चाइना अपनी मैरीटाइम हेजमनी यहाँ पे एस्टैब्लिश करना चाहता है, और वो क्या करना चाहता है, वो चाहता है कि साउथ चाइना सी पे डिस्प्यूट उसका चल रहा है बहुत ज़्यादा, और वो अपनी पूरी पूरी हेजमनी जो है वो, क्योंकि आपको मालूम है कि अब वो क्या करना चाह रहा है, एज अ सुपर पावर बनना चाह रहा है, राइट। तो अब उसका पूरा का पूरा ध्यान कहाँ पर है कि किसी तरह साउथ चाइना सी पे उसकी पूरी हेजमनी हो जाए, और उसको लेके उसका डिस्प्यूट चल रहा है बाकी जो कंट्रीज हैं। साउथ कोरिया के साथ उसका डिस्प्यूट चल रहा है, नॉर्थ कोरिया तो उसके सपोर्ट में है, ठीक है, साउथ कोरिया के साथ उसका डिस्प्यूट चल रहा है, इंडोनेशिया के साथ उसका डिस्प्यूट चल रहा है, वियतनाम के साथ उसका डिस्प्यूट चल रहा है, जापान के साथ उसका मेजर डिस्प्यूट चल रहा है साउथ चाइना सी को लेके। तो कहीं ना कहीं आपको मालूम है कि ये जो चीज़ें हैं, ये जो कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन है, ये वहाँ पे इंडो पैसिफिक रीजन में एक तरह से डिस्टर्बेंस का बहुत बड़ा कारण बन सकती हैं। इसमें एक और बात ये आ जाती है कि आपको उसकी हेजमनी मेंटेन करने के लिए, मतलब उसमें आप एक न्यूट्रलिटी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत बड़ी, जैसे मैंने कहा, वो स्लॉक लाइंस वहाँ से निकलती हैं। तो आपको मालूम है कि वर्ल्ड इकोनॉमी जो है बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगी अगर किसी एक कंट्री की हेजमनी उस पर हो जाती है। चाइना के साथ आपको मालूम है कि उसका जो एक माइंडसेट है वो क्या है कि उसको कब्जा करना है किसी भी चीज़ पे, है ना। जो भी चीज़ उसको लगती है कि उसकी फ़ायदे की है, वो चाहता है उस पर कब्जा कर लिया जाए। जैसे आपको मालूम है कि हांगकांग के साथ, तिब्बत के साथ, या अगर आज की डेट में अगर आप बात करते हैं तो इनफैक्ट ताइवान के साथ भी जो उसके कॉन्फ्लिक्ट हैं वो यही है ना। ये ताइवान, ये जो चक्कर चल रहा है ताइवान और उसका कॉन्फ्लिक्ट बहुत पुराना है, आज का नहीं है कि लेकिन ये क्या हो रहा है, आज उसने एकदम तूल पकड़ ली है, बहुत ज़्यादा लेवल पे वो बातें बिगड़ गई हैं, अलग से लेवल पे वो बातें चली गई हैं। और उसका जो रीज़न है ज़्यादा अभी तूल पकड़ने का, उसका क्या रीज़न है, वन चाइना पॉलिसी जो है उसकी, वो हमेशा से मान के चलता था। चाइना का कहना था वो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना था, ताइवान कहता था वो रिपब्लिक ऑफ चाइना है, ठीक है। ये अपने आप को असली चाइना कहते थे, ये अपने आप को असली चाइना कहते थे। दुनिया ने अभी तक जो रिपब्लिक ऑफ चाइना है उसको नहीं मानते हुए ये जो PRC है जिसको हम जानते हैं चाइना के तौर पे, उसकी को माना हुआ था कि उसको रिकॉग्निशन दिया हुआ था। लेकिन अभी ताइवान के इशू को लेके पूरी दुनिया, मतलब इंडिया ऑब्वियसली ताइवान की साइड पे है, या क्योंकि वो हमारा अपना रीज़न है, हमारा जो स्टैंड ऑफ की हमारी जो सिचुएशन चल रही है चाइना के साथ, हमारा वो रीज़न है। लेकिन US, आपको मालूम है नैन्सी पेलोसी की जो विजिट हुई तो आपको ये मालूम है कि उसने ताइवान को सपोर्ट किया है। जापान जो है वो ताइवान को सपोर्ट करेगा। तो अभी आप तरह से कह सकते हैं कि दुनिया जो है वो बिल्कुल दो भागों में बंटने की उस पर आ गई थी, कगार पे थी, ठीक है। तो उसको ये क्या मालूम है कि ताइवान चाहिए। अब ताइवान से क्या प्रॉब्लम होगी, एक उसकी जो स्ट्रैटेजिक जीत है, ताइवान बहुत छोटी सी कंट्री है, अगर आप उसको बात करते हैं ज्योग्राफिकल लोकेशन तो वो चाइना के सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन उसकी अपनी इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि चिप बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री है, इलेक्ट्रॉनिकली या टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस है ताइवान। उसके अलावा उसका जो लोकेशन है, जो जियोलॉजिकल उसकी जो ज्योग्राफिकल उसकी लोकेशन है वो ऐसी है कि अगर वो वहाँ आ गया तो पूरा का पूरा इंडो पैसिफिक उसके लिए, चाइना के लिए खुल जाएगा। इनफैक्ट वहाँ से वो देखा जाए तो नॉर्दर्न जो फ्रंटियर है, या अगर आप बात करते हैं जो नॉर्थ वेस्टर्न अगर आप कंसिडर किया जाता था, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर वो कंसिडर करते थे किसको, इंडिया का जो कमांड आप US में मानते हैं वो उनके सीधे सीधे निशाने पे आ जाएगा, मतलब वो सीधे सीधे उससे कनेक्ट कर सकते हैं, है ना। तो ये चीज़ें जो थी वो थोड़ा सा वल्नरेबिलिटी की सिचुएशन पैदा कर सकती थी US के लिए भी। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं उसमें आप देखिए कि एक जगह पे कब्जा करने का मतलब ये है कि बहुत सारे क्षेत्रों में
की वल्नरेबिलिटी जो है वो स्थापित हो जाएगी और चाइना की हेजमनी स्थापित हो जाएगी। यही चीज़ वो साउथ चाइना सी के साथ भी करना चाहता है, ठीक है। तो हम ये करने नहीं दे सकते। अब इंडो पैसिफिक रीजन को आपको जैसे मैंने कहा कि सबसे ज़्यादा पॉपुलस रीजन है। इसमें अगर हम बात करते हैं इंडो पैसिफिक रीजन की, तो इकोनॉमिकली हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिकली इंडो पैसिफिक रीजन जो है सेंटर है ग्लोबल इकोनॉमी एंड कॉमर्स का, ठीक है, जिसमें अकाउंट करता है आप कह सकते हैं 65% जो है वर्ल्ड की पॉपुलेशन का और 63% जो है वर्ल्ड की जीडीपी का। तो आप सोच लीजिए कि कितना बड़ा बिजनेस जो है सेंटर यहाँ पे होता होगा, या कितना रन होता होगा कि 46% जो है वो मर्चेंडाइज ट्रेड जो है वर्ल्ड का वो यहीं से चलता है। इसका मतलब ये है कि आपको ये मानना होगा कि जब इकोनॉमिकली अगर हम बात करते हैं तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स की जब हम बात करते हैं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स, ठीक है, ई इनको वो बोला जाता है EEZ बोला जाता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स की। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि बहुत मेजर चंक जो है हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का वो इस रीजन में होता है, ठीक है। दूसरा, अगर आप मेरीटाइम कनेक्टिविटी की भी बात करते हैं, एक और बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है इसका कि बहुत सारे स्पेशली नॉर्थ अमेरिका से लेके अगर आप इस साइड बात करते हैं, बोथ द कंट्रीज़ अगर आप बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट से लेके अगर आप बात करते हैं नॉर्थ अमेरिका तक, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो डेटा है वो जो है ट्रांसमिट होता है मेरीटाइम के थ्रू। मेरीटाइम मतलब क्या, इसमें सबमरीन केबल्स के थ्रू बहुत ज़्यादा डेटा जो है वो ट्रांसफ़र होता है और एक दूसरे की तरफ जाता है, ठीक है। अगर उसमें न्यूट्रलिटी नहीं हुई तो उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू ये भी है कि अगर आपने पैसिफिक रीजन, इंडो पैसिफिक रीजन में न्यूट्रलिटी मेंटेन नहीं की तो ये जो केबल से जो डेटा जाता है सबमरीन केबल से, ये हिंडर होगा और काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है, ठीक है। FDI की जब मैं बात करती हूँ, जो आपको मालूम है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो आप ये मान लीजिए FDIs में आप मेजर सोर्स ऑफ FDIs जो है, वर्ल्ड का मेजर सोर्स ऑफ FDI जो है वो कौन सा माना जाता है, इंडो पैसिफिक रीजन को मानते हैं। हाई ग्रोथ माना जाता है मर्चेंडाइज एंड सर्विसेज ट्रेड को, जिसमें से आप मान सकते हैं कि 60% जो है वर्ल्ड ट्रेड वो विद इन इस रीजन में वर्क करता है, ठीक है। तो आपको ये भी समझ में आ गया कि 60% जो है ट्रेडिंग इस रीजन में होती है। इसमें आप और भी बात कर सकते हैं और ये हर लेवल पे होती है। MSMEs की बात अगर हम करते हैं, जिसमें आप माइक्रो, स्मॉल या मीडियम इंटरप्राइजेस की, तो वो ज़्यादातर अगर आप इस बात करते हैं तो वो डिपेंडेंट हैं मर्चेंडाइज के लिए या अपनी सर्विसेज के लिए इंडो पैसिफिक रीजन पे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं स्लॉक्स की। मैंने आपको स्लॉक बताया था और मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको बताऊंगी इसके बारे में, आगे हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो वो होती है बेसिकली सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन, जो कि मेजर सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन होती हैं, ठीक है। इसमें जब हम बात कर लेते हैं सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन जो हैं वो कनेक्ट करती हैं वर्ल्ड कंट्रीज़ को एक दूसरे के साथ, ठीक है। जैसे आपने उसमें देखा जो मैंने स्लॉक बनाया हुआ था पूरा, जो कि कनेक्ट कर रहा था किसको, आप पूरी जो कंट्रीज़ हैं आप यहाँ से देख रहे थे, आपको पता चल रहा था कि नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया से लेते हुए ये पूरा चाइना, फिलीपींस, मलेशिया, जापान का पूरा स्ट्रेट, ये जो पूरा क्रॉस करते हुए आप नीचे से जा रहे थे, श्रीलंका, इंडिया से होते हुए आप कहाँ जा रहे थे, गल्फ ऑफ ओमान, और इधर आप जा रहे थे अफ्रीका, ठीक है। तो आपको क्या पता चल रहा है, जब हम स्लॉक्स की बात करते हैं तो ये जो स्लॉक्स होते हैं ये बेसिकली मेजर लाइंस होती हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्रैफिक होता है या सबसे ज़्यादा कम्युनिकेशन जो है वहाँ पे इस्टेब्लिश होता है और कम्युनिकेशन जो है वहाँ से रेगुलेट होता है, ठीक है। अब इस टाइम पे आप बात कर सकते हैं पीस टाइम पे ये क्या काम करते हैं, इनके दो काम होते हैं, डुअल वो होता है इनका, डुअल वर्क होता है इनका, एक तरह से आप कह सकते हैं रोल हो सकता है। पीस टाइम पे ओशन रूट जो है वो कमर्शियल ट्रेड रूट की तरह काम करते हैं, है ना। मतलब एक जगह से दूसरी जगह अगर आपको ले जाना है सामान, तो आप क्या करेंगे, आप जैसे कैनाल्स वगैरह आप समझते हैं ना, एक रूट, सी रूट का, तो सी रूट का काम करते हैं ना, ट्रेडिंग के काम आते हैं, कमर्शियल ट्रेडिंग के काम आते हैं, और वो टाइम में ये स्ट्रैटेजिक लाइन ऑफ कम्युनिकेशन के तौर पे काम करते हैं, ठीक है। तो आपको स्लॉक का मतलब जो है आपको ये समझ में आ रहा होगा कि दोनों लेवल पे ये काम करते हैं, मतलब इनकी इंपॉर्टेंस आप इन पीस एंड इन वॉर दोनों टाइम पे होती है और इक्वली होती है, ठीक है। इंडो पैसिफिक रीजन में जब हम बात करते हैं तो रफली दो सिग्निफिकेंट लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन की एक बात करते हैं हम। पहली चीज़, जैसे मैंने आपसे कहा कि पहली लाइन जो भी हमने आपको बताई कि वो साउथ चाइना सी से होते हुए जाती है, इंडियन ओशन से होते हुए और मिडिल ईस्ट में जाती है, ठीक है। और दूसरी जो है वो जाती है अदर पासिंग थ्रू द ईस्ट चाइना सी से जाती है और सी ऑफ जापान को क्रॉस करते हुए पैसिफिक ओशन और पैसिफिक कोस्ट से होते हुए यूएस और कनाडा में जाती है। ये दो मेजर हमारे यहाँ की हैं। अब इसमें आप एक चीज़ समझ सकते हैं कि साउथ चाइना सी हमारे लिए कितना क्रूशल हो गया यहाँ पे, ठीक है। साउथ चाइना
चाइना सी हमारे लिए इतना क्रूशल है। और इसमें अगर आप सोच लीजिए कि अगर इसमें हेजमनी चाइना की हो जाती है, अगर इसमें हेजमनी चाइना की हो जाती है और चाइना के साथ आपको मालूम है कि किस तरह के जो रिलेशन है हमारे वो चल रहे हैं, तो ऑफकोर्स वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन के तौर पे उभरेगा। चाइना आपको मालूम है कि हर तरह से इंडिया को लॉक करने की फिराक में है अभी, है ना। मतलब आप ये समझ रहे हैं कि जब मैं आपसे बात करती हूँ, नॉर्मली जब हम चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर की बात करते हैं या हम चाइना के बारे में बात करते हैं कि चाइना क्या करना वाला है, चाइना आप ये कह सकते हैं कि एक तरह से जो बाकी अपनी जो पे चेकबुक जो उसकी चेकबुक ट्रांजैक्शंस होते हैं, चेकबुक उसकी जो स्ट्रैटेजी है उसके तहत वो क्या कर रहा है, जो ऐसी छोटी कंट्रीज़ हैं जो कि बड़ा बड़ा उनको लोन देता है और उसको मालूम है कि वो लोन उसके पे नहीं कर सकते उसको, है ना, तो फिर वो क्या करता है, फिर उनसे वो फेवर लेता है और उनकी ज़मीन को यूज़ करता है अपने काम के लिए। ये चीज़ उसने नेपाल के साथ श्रीलंका के साथ की है। तो आपको मालूम है जब इंडिया नेपाल श्रीलंका, तो इंडिया के आसपास वो एक तरह से चोक करने की कोशिश कर रहा है इंडिया को, ठीक है। आपको मालूम है नेपाल से उसने फेवर लिया है, श्रीलंका से उसने फेवर लिया है कि वहाँ पे वो एज अ नेवल बेस जो है वो काम करेगा उसकी ज़मीन से श्रीलंका की। इसी तरह से आपको मालूम है पाकिस्तान तो वैसे ही उसके फेवर में है। सो व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू, और इसमें अगर साउथ चाइना भी आ जाता है तो हमें हर तरफ से घेर लेगा, ठीक है। मतलब साउथ चाइना पे अगर वो आ जाता है तो वो हमारे ये स्लॉक को ब्लॉक कर देगा। इंडियन ओशन रीजन में अपनी बढ़त बनाने की वो कोशिश कर ही रहा है, ठीक है। वो किस तरह से कर रहा है कि किसी तरह श्रीलंका जो है वो उसके इन्फ्लुएंस में आ जाए तो वो जो एरिया है पूरा खुल जाएगा उसके लिए, ठीक है। तो वो क्या चाह रहा है बेसिकली, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो आप देखिए कि ये जो एरिया है यहाँ से चाइना अपनी बढ़त बनाना चाह रहा है। ये पूरा चाइना है ना, ये जितना दिख रहा है ये सब चाइना है, ठीक है। अब वो क्या कर रहा है, वो इन्फ्लुएंस कर रहा है नेपाल को यहाँ पे, और उसने इन्फ्लुएंस किया है यहाँ पे श्रीलंका को। अब अगर वो श्रीलंका में अपना नेवल बेस बना लेता है, जो कि उसको परमिशन जो है वो ग्रांट हो गई है, क्योंकि यहाँ श्रीलंका में तो आपको मालूम है पॉलिटिकल अपहीवल है, ठीक है। तो अगर हो गई है तो ये पूरा रीजन जो इंडिया के आसपास का पूरा रीजन है ये उसके लिए क्या हो जाएगा, उसके लिए बहुत आसानी से एक्सेसिबल हो जाएगा। और यहाँ पे आप जानते हैं पाकिस्तान है, आपको ये मालूम है कि पाकिस्तान जो है इसका फ्रेंडली पार्टनर है, ठीक है। अगर यहाँ पे हो जाता है तो दोनों फ्रंट पे इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा मुसीबत खड़ी हो जाएगी। ये कश्मीर के मुद्दे को लेके हमसे हैं, इनको अरुणाचल प्रदेश का मुद्दा हमें लेकर है। तो आपको मालूम है कि चीज़ें जो हैं हमें एक तरह से एक स्पॉट पे बांधने की कोशिश जो है वो चाइना कर रहा है। इस वजह से हमारे लिए ये बहुत क्रूशल, और तभी मैंने आपसे कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम इस पे डिस्कशन करें और इंडो पैसिफिक रीजन को न्यूट्रल रखने की कोशिश करें, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ रही है। और दूसरा भी अगर आप देखते हैं तो साउथ चाइना के बाद यू नेवर नो, मतलब चाइना को तो कोई भरोसा है ही नहीं। जितनी कंट्री से वो बॉर्डर शेयर करता है उनके साथ बॉर्डर डिस्प्यूट है, जिनसे नहीं करता उनके साथ भी इसके बॉर्डर डिस्प्यूट है, ठीक है। तो अभी साउथ चाइना में आया है, उसके बाद आप कह लीजिए कि वो ईस्ट चाइना पे भी आ जाए। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने आसपास की जो कंट्रीज़ हैं, जो बड़े पावर्स हैं, उनको साथ में लाएं और एक साथ एक मुहिम के तहत काम करें कि वी हैव टू कीप इंडो पैसिफिक रीजन न्यूट्रल एंड अवे फ्रॉम द हेजमनी ऑफ एनी पर्टिकुलर स्टेट, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। नाउ चैलेंजेस और डिस्प्यूट क्या है इंडो पैसिफिक रीजन में, हमें वो समझने हैं। इंडो पैसिफिक रीजन में जब हम बात करते हैं तो सबसे बड़ी बात आती है कि स्ट्रैटेजिक लैंडस्केप फॉर मोस्ट मैरीटाइम नेशंस, ठीक है। इन द इंडियन ओशन रीजन अलोन 3 मेजर नॉन लिटरल पावर्स हैव एस्टैब्लिश्ड मिलिट्री बेसिस इन स्ट्रैटेजिक लोकेशन टू प्रोजेक्ट एंड सस्टेन मिलिट्री पावर एट ग्रेट डिस्टेंसेस, जिसमें आप बात कर सकते हैं नेमली यूएस, डियागो ग्रेशिया, यहाँ पे यूएस ने किया है, कहाँ पे, डियागो ग्रेशिया में, फ्रांस ने किया है रियूनियन में, और चाइना ने किया है। अब इसमें से आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि जब हम यूएस के हिसाब से देखते हैं तो यूएस के हिसाब से अगर इसकी बात करते हैं हम रेशन की, तो जैसे मैंने कहा कि वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया है जो कि इंडो पैसिफिक कमांड के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, पैसिफिक रीजन, ठीक है। तो वहाँ पे उन्होंने डियागो ग्रेशिया में वहाँ पे जो एस्टैब्लिश कर लिया है, ठीक है, फ्रांस ने कर लिया है। तो कहीं ना कहीं हमारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम भी स्टेप अप करें और हम भी उसको मेरीटाइम को लेके, उसकी सिक्योरिटी को लेके थोड़ी सी और जिसको हमें चीज़ें हम कर रहे हैं उससे ज़्यादा हम उसको स्टेप अप करें या उससे ज़्यादा हम उसको फास्ट वे में वर्कआउट करें, ठीक है। और जब हम बात करते हैं मिलिट्री रीजन, जब हम ये बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मिलिट्री प्रेजेंस जो है चाइना में वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा क्रूशल है इंडियन ओशन रीजन के लिए, हमारे लिए स्पेशली।
क्योंकि क्या हो रहा है, नेवल बेस जब आप बताने की बात कर रहे हैं जिबूती में, ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, दो कमर्शियल पोर्ट जो है जैसे आपको पता चल रहा है पाकिस्तान में है और हम्बोतोता में है श्रीलंका में। ये मैंने आपको बोला ना कि इसने क्या किया है, ये चेकबुक पॉलिसी के तहत, अपनी चेकबुक पॉलिसी के तहत इसने क्या किया, श्रीलंका को इन्फ्लुएंस में ले लिया है। श्रीलंका इसका जो लोन अमाउंट है वो रीपे कर ही नहीं सकती है और ये जानता था, तभी इसने एक तरह से उसको ऑब्लिगेशन में ले लिया है, ठीक है। तो अब ये क्या कर रहा है, इसने ओवरसीज नेवल बेस जो है वो तो बना ही लिया है, उसके बाद ये दो कमर्शियल पोर्ट जो है ग्वादर में, जैसे कि आपको मालूम है कहाँ पे, जब मैंने बात की थी इस पे भी इंडिया जो है चाइना और पाकिस्तान इकोनॉमिक जोन को लेके मैंने आपको बताया था कि इंडिया ने इस पे बहुत ज़्यादा खासा विरोध जो है वो दर्ज कराया था। और क्यों कराया था, क्योंकि जो इसने रीजन लिया है, ये चाहते तो बलूचिस्तान से होते हुए निकल सकते थे, ठीक है, लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने सीधे सीधे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का जो एरिया है वहाँ से इन्होंने सीधे नीचे तक वो जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो बना दिया है, ठीक है। और हमने इस पे ये लिया है कि भाई आपने हमारी जो बॉर्डर है, आपने हमारी इंटरनेशनल बॉर्डर को आपने ओवरलुक किया है या आपने उसमें ट्रेस पासिंग की है, इस वजह से हम उसको लेके कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन में हैं और इसको लेके हम मतलब लगातार जो है उसका विरोध कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब हुआ क्या है, उसने क्या किया है कि उसका सीधा सीधा से ये है कि उसने कमर्शियल पोर्ट कहाँ बना दिया, ग्वादर में पाकिस्तान में, और जैसे आपको मालूम है हम्बोतोता में, हम्बोतोता में कहाँ बनाया है, श्रीलंका में, ठीक है। और ये भी ऑपरेशनल हो गए हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि ये ऑपरेशनल पोर्ट्स हैं और इसको वो कभी भी इस्तेमाल कर सकता है। हालांकि वो इसके लिए बोल रहा है कि ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए हैं, बट वी वेरी वेल नो कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ नहीं है। इसकी मंशा जो है आपको बहुत क्लियरली समझ में आ रही है। मंशा हमको बहुत पहले ही समझ में आ गई थी जब वो अक्साई चीन की बात हुई थी, ठीक है। और एक और चीज़ समझ में आती है कि हर कभी ये जो है हमारे एरिया में, चाहे वो गालवान हो, डोकलाम हो, आपको मालूम है कि किस तरह से इंसर्जेंसी किस तरह से रेज होती रहती है और स्टैंड ऑफ में हम किस तरह से अभी चाइना के साथ हैं, ठीक है। मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं कि कई बार इस तरह के बयान जो है हमारे आर्मी चीफ के भी आए हैं, हमारे डिफेंस फोर्सेस के भी आए हैं कि किस तरह की घुसपैठियों की जो कार्रवाई है वो वहाँ पे देखी गई है, सीमा पर देखी गई है। और उसके बाद आपको ये भी मालूम है कि इन्होंने, चाइना ने आधिकारिक तौर पे अपने मैप में भी इंडिया के अरुणाचल प्रदेश को दिखा दिया है, ठीक है। सो यू वेरी वेल नो दैट इट इज जस्ट ट्राइंग टू कैप्चर इंडिया और वो प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो जब आप ये बात कर रहे हैं ये ऑपरेशनल है, जबकि ये पोर्ट जो है स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ड्यू टू द लोकेशन नियर दी चोक पॉइंट्स। अब चोक पॉइंट्स कौन से, स्ट्रेट्स के पास हैं, तो हमारे लिए बहुत स्ट्रैटेजिकली लोकेशन है, इनकी स्ट्रैटेजिक लोकेशन है जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ना सिर्फ यहाँ से ये एज अ मिलिट्री अपना ड्रिल जो है वो कर सकते हैं, बल्कि ये हमारी इकोनॉमी को भी एक तरह से पैरालाइज कर सकते हैं, ठीक है। दोनों ही तरह से ये कर सकते हैं, मतलब ये दोनों ही लेवल पे खेल खेलना चाह रहे हैं। एक तरफ पे हमारी इकोनॉमी को हिंडर करना चाह रहे हैं और हमारा, आपको मालूम है कि किसी भी कंट्री को आगे बढ़ने के लिए क्या ज़रूरत है, आपको फंड्स की या फाइनेंसेस की ज़रूरत है। तो एक पॉइंट पे आपके फाइनेंसेस को ब्लॉक करने की या इकोनॉमिकली आपको मारने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी बात ये अपने मिलिट्री प्रोवेस से आपको मारने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। सो दे आर प्लेइंग डबल साइडेड गेम विद अस। अब उसमें आप बात कर लेते हैं स्पेकुलेशन जो है इनकी पोटेंशियल यूज़ फॉर मिलिट्री रिकनेसेंस एंड सर्विलेंस एक्टिविटीज़। दूसरी बात ये आप इससे बिल्कुल भी आप डिनाई नहीं कर सकते कि इन पोर्ट्स का इस्तेमाल ये अपने मिलिट्री नीड्स के लिए नहीं करेंगे या वहाँ से या हमारे नेवल फोर्सेस पे या हमारी डिफेंस फोर्सेस पे सर्विलेंस के लिए नहीं कर रहे हैं, राइट। तो आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई कि हमारी डिफेंस फोर्सेस जो है बहुत ज़्यादा वल्नरेबल स्पॉट में आ जा रही है, बिकॉज चाइना हमको हर तरफ से जो है वो कवर, आप कह सकते हैं कि हमको हर तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा है। और इसी वजह से हमारा जो ये मैंने आपको बोला कि जयशंकर जी का ये देना और ये डिलीवर करना लेक्चर की जब बात की जा रही है एक इंडो पैसिफिक रीजन की न्यूट्रलिटी की, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इस पे आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं। हाँ, अब इसमें एक और बात मैं बता दूं कि जब ये इंडो पैसिफिक की बात हो रही है तो टर्म जो है कई बार ये भी पूछ लिया जाता है, इंडो पैसिफिक जियोपॉलिटिकल टर्म है। 1920s में इसको सबसे पहले इस्तेमाल किया गया था, ठीक है। और करने वाले कौन थे, कार्ल हॉशोफर। सबसे पहले इसका इस्तेमाल जो था वो कार्ल हॉशोफर ने किया था कब, 1920s में। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अगर आप ये कहते हैं जियोपॉलिटिकल टर्म है 1920s में, एग्जैक्टली मुझे डेट तो नहीं याद है, लेकिन कार्ल हॉशोफर ने किया था इसको सबसे पहले इस्तेमाल, इस टर्म को, इंडो पैसिफिक को, ठीक है। नाउ विद दिस हम नेक्स्ट पे आते हैं और इसमें हम बात करने वाले हैं कि एस्केलेटिंग सिग्निफिकेंस ऑफ इंडो पैसिफिक रीजन इज एविडेंटली इंक्रीज्ड
ओके, Indo-Pacific region जो है military activities in the region, the urgent need for the renewed maritime legal order in Indo-Pacific region is increasingly being felt by both coastal and maritime trading nations. और अब क्या हो रहा है कि हम बेसिकली क्या बात करना चाह रहे हैं, क्या एक्चुअली हमारा जो मंशा है वो क्या है कि हम इंडो-पैसिफिक रीजन को हम न्यूट्रल रखें और वहाँ पे हमें कुछ इंटरनेशनल लॉज हमें लाने की इन प्लेस ज़रूरत है, जिससे हम कह सकते हैं कि मैरीटाइम नेशंस के लिए, ट्रेडिंग नेशंस के लिए कुछ ऐसा आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा इस तरह के लॉज वहाँ पे आ जाएं कि किसी भी प्रकार की कोई भी एक कंट्री चाहे तो अपनी हेजमनी वहाँ पे इस्टेब्लिश ना करें। कुछ आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के पास एक तरह से आप चाह रहे हैं कि आप कोई दबाव इस पर बने, और काफ़ी कंट्रीज़ अगर एक साथ आएंगी और फिर जाके वो अगर वो UN से भी कहते हैं कि भाई हम चाहते हैं कि इस तरह का कोई लॉ बने, और उसमें आपको मालूम है हर चीज़ जो है वो वोटिंग पे डिपेंड करती है, राइट। तो आप सकते हैं कि कुछ लीगल ऑर्डर, कोई लीगल सैंक्शन वहाँ पे आना बहुत ज़रूरी है और किसी तरह से इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। जो चीज़ें हो रही हैं उसकी गतिविधियों को आप कह सकते हैं उस पर अंकुश लगाना बहुत ज़रूरी है। एंड व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, हम कंट्रीज़ को साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम ये जो हो रही हैं चीज़ें उनको रोक सकें और कोई लीगल ऐसा ऑर्डर या सैंक्शन ला दें जिससे ये आगे ना बढ़े। ठीक है, ये क्लियर हो गया है। नाउ With this we have come to an end of a very important topic. आपने पढ़ लिया है इंडो पैसिफिक रीजन और हमारा क्या से है उस पर। ठीक है, समझ में आ गया होगा। छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, समझने में कोई मुश्किल नहीं हुई होगी। अगर कोई दिक्कत हुई है तो हमारे वीडियो फिर से देख सकते हो। कहाँ मिल जाएगा वो आप जानते हैं। इंडो अगर आप जाएंगे मैग्नेट ब्रेन्स की साइट पर तो आपको वहाँ मिल जाएगा। ओलंपियाड में आप जाएंगे, GK में, तो आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, बाकी आप हमसे कनेक्ट रहना चाहते हैं तो बिल्कुल रह सकते हैं। कैसे रह सकते हैं? हमारे FB और इंस्टा हैंडल के जरिए आप हमसे कनेक्ट रह सकते हैं। टेलीग्राम पे भी रह सकते हैं। एक्चुअली आपको मालूम है कि यहाँ पे आपको कोई कूपन कोड नहीं लगाना है, आप 100% फ्री ऑफ कॉस्ट वॉच करेंगे। ठीक है, बाय नाउ, सब्सक्राइब, ये वो कुछ नहीं है फंडा। ठीक है, जितने हमारे कोर्सेज चलते हैं सब फ्री ऑफ कॉस्ट चलते हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। ठीक है, जो भी पढ़ना है आप एक ही जगह पर, एक ही वेबसाइट पे जाके पढ़ सकते हैं। यूट्यूब पे भी बिल्कुल सेम है। हमारे जो चैनल चलता है उसमें आपको क्या करना है, हमारे चैनल पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी और आपको एक साथ पढ़ाई करनी है। ठीक है, सो ऑन दिस नोट आई एम साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।